नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में बात करेंगे मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की दो बड़ी कंपनीज हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। इन दोनों स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है दोनों स्टॉक से रिलेटेड उसके आंसर आपको इस वीडियो पे मिल जाए। तो शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान जिंक से। इसके मंथली चार्ट से शुरुआत करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर अभी के लिए बुलिश है क्योंकि हायर हाई लगा रहा है और अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं किया है स्टॉक ने। यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये ट्रेलर का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी अच्छी रैली दी और 805 का हाई लगा के अभी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जितनी शार्प रैली थी तो उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और उतनी तेज जो है गिरावट भी रही। अभी देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बना रहा था और यहाँ पे लेकिन इसने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। 1 साल तक लगभग कंसोलिडेट किया तो ये स्ट्रक्चर जो है ये पूरा प्रॉपर पैटर्न नहीं बना बट ब्रेकआउट हालाँकि दे दिया है बाद में। तो उसके बाद अब देखते हैं इसके मंथली लेवल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था तो आगे चल के यहाँ पे सपोर्ट लिया। फिर उसके बाद इधर इसने जो है रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो अभी के लिए मंथली चार्ट में जो इसका सबसे पास में सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 332 का। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं तो इस ट्रेड लाइन को पीछे करते हैं। तो मंथली चार्ट पे जैसे 332 का सपोर्ट है तो वहीं वीकली चार्ट पे यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है 483 का। यहाँ पे स्टॉक जो है डब्लू पैटर्न जैसा बना के ऊपर जा सकता है। अब डेली चार्ट पे चलते क्या हो रहा है तो देखिए यहाँ पे जो मंथली सपोर्ट था 332 का इसको ब्रेक किया और इसने अपना हाई लगा के अब काफ़ी तेज रैली थी तो उसके बाद गिरावट भी रही, प्रॉफिट बुकिंग रही। फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि 2005 से जो है एक केस पेंडिंग था कि जो माइनिंग कंपनी है वो जिस स्टेट में माइन करेगी उस स्टेट की गवर्नमेंट को उन्हें रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये टैक्स जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया इनके ऊपर। 2005 से ये केस चल रहा था तो 2005 से लेके अब तक के जो भी बनता है इनका टैक्स वो उनको पे करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए माइनिंग कंपनीज को काफ़ी टाइम दिया गया है, 12 साल के अंदर पास्ट ड्यूज पे करने और फ्यूचर में जो ड्यूज रहेंगे जो पेमेंट रहेगी जो टैक्स रहेगा वो तो पे करना ही है साथ में। तो टाइम इनके लिए काफ़ी ज़्यादा है बट माइनिंग कंपनीज के ऊपर काफ़ी प्रेशर बने रह हो गया इस वजह से, जिस वजह से तब जो है माइनिंग स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। फिर उसके बाद अगले दिन 16 और 17 अगस्त 19 अगस्त को प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक सेल किया 3.1% का। तो ये ओ एफ एस सेल था यानी ऑफर फॉर सेल में स्टेक सेल किया गया एंड यहाँ पे जो ये गिरावट रही देन स्टॉक ने अपना बॉटम बनाया है यहाँ पे और यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और कंसोलिडेट के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। इसके रिजल्ट आए Q2 के काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे तो रिजल्ट में ब्रेकआउट दिया बट ब्रेकआउट ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं किया। उसके बाद गिरावट हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने भी फिर स्टेक सेल का अनाउंस कर दिया और गवर्नमेंट ने 2.5% का स्टेक अपना सेल किया ऑफर फॉर सेल में। देन स्टॉक में गिरावट रही और अभी जो स्टॉक वापस से अपने कंसोलिडेशन फेज के अंदर आ चुका है। अब ये जो स्टेक सेल है गवर्नमेंट का ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। क्यों है? क्योंकि देखिए अभी गवर्नमेंट का कितना स्टेक है 29.54% जो कि अगले क्वार्टर में कम हो जाएगा। तो अभी ये जो स्टेक सेल है काफ़ी कंसर्निंग है क्योंकि ये जो हिंदुस्तान जिंक है इनकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांत रिसोर्सेज उनको उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है और उस डेट को पे करने के लिए यहाँ पे इनके रिजर्व्स को कम किया गया है। ठीक है, 33,000 से घट के 6,700 करोड़ के रिजर्व रह गए और वही बोरिंग्स 14,000 करोड़ की हो गई है। तो रिजर्व्स कम किए एंड बोरिंग ज़्यादा लिए एंड साथ ही देखिए कैपेक्स जो फिक्स्ड एसेट्स है सॉरी तो वो 2021 में 16,800 करोड़ के थे, अभी 17,600 करोड़ की है। तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, इससे पहले से आप देखते हैं तो 8,400 से बढ़ के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, 16,400 हो गए थे। तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट थी, उसके बाद में इंप्रूवमेंट नहीं है क्योंकि जो भी पैसा है वो सभी डेट पे करने के लिए पे किया जा रहा है। 2023 में 303% का डिविडेंड दिया। जो प्रॉफिट किया था वो 10,520 करोड़ का किया था। वहीं कैश फ्लो में देखते हैं तो डिविडेंड कितना पे किया है 31,901 करोड़ का, 3 टाइम्स डिविडेंड पे किया। तो ये पैसा कहाँ से आया है? ये सभी पैसा जो है रिजर्व्स कम किए गए और बोरिंग्स ली गई एंड कैश इक्विवेलेंट्स को यूज़ किया गया। तो जो इन्वेस्टर्स है उनके पास डिविडेंड का पैसा गया और इन्वेस्टर्स कौन है? वेदांत रिसोर्सेज, तो उनके पास पैसा गया है। और वहीं जो दूसरी कंपनी है इनकी जो वेदांत रिसोर्सेज की ये दो सब्सिडीज कंपनीज है इनको भी काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया है। इनके रिजर्व्स कम करके देखिए 65,000 करोड़ के रिजर्व थे जो कि अभी 37,000 करोड़ रह गई है। बोरिंग्स जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले अभी 2024 में 87,000 करोड़ थी, अभी थोड़ी कम करी है एंड 79,000 करोड़ की बोरिंग्स हो गई है। इनके भी प्रमोटर जो है वेदांत रिसोर्सेज है तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड पे किया 357%, फिर 259% का 2 साल तक लगातार डिविडेंड पे किया इतना ज़्यादा। तो इनकी जो कंपनी है इनके ऊपर कितना डेट है? देखिए स्टैंड अलोन जो डेट है वो 5.5 बिलियन है वेदा रिसोर्सेज के पास, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है एक।
और इनकी जो सब्सिडीज़ कंपनीज़ है जो कि जिसमें हिंदुस्तान ज़िंक, वेदांत लिमिटेड और भी कंपनीज़ आती है, उनके पास 8.3 बिलियन का डेट है। तो सब्सिडीज़ के पास इतना ज़्यादा डेट नहीं था, इनका बिज़नेस काफ़ी सही था। बट जो है वेदांत रिसोर्सेज़ के डेट को पे करने के लिए सब्सिडीज़ के ऊपर भी डेट बढ़ा दिया गया। उनके जो रिज़र्व थे सभी यूज़ करे गए। और अभी देखिए जो 2028 तक अभी टोटल डेट है इनके ऊपर, कंसोलिडेटेड डेट है 30.8 बिलियन। और 2028 तक उसके बाद तक जो ये डेट पे कर रहा है, तो 2028 तक का जो डेट है उसमें जो डेट सब्सिडीज़ को पे करना है वो है 2.3 बिलियन और 1.9 बिलियन स्टैंड अलोन में डेट पे करना है। वहीं देखिए आप टिकट पे देखिए कि जो है प्रमोटर होल्डिंग जो है 63.42%, अभी थोड़ा स्टेक कम भी कर दिया है, बेच दिया है, तो अगले क्वार्टर में आपको थोड़ा कम दिखेगा। तो ये जो स्टेक है प्लेज्ड है पूरा 60.51% और अनप्लेज्ड है सिर्फ 2.92%, यानी 90% से ज़्यादा स्टेक प्लेज्ड कर रखा है। और वेदांत को भी देख लेते हैं, तो वेदांता लिमिटेड की होल्डिंग देखते हैं। तो वेदांता लिमिटेड में 56.38% प्रोमोटर्स है जो कि पूरे के पूरे होल्डिंग प्लेस करके तो शेयर गिरवी रख के डेट लिया हुआ है। तो ये डेट का बर्डन जो है कंपनीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अभी एक थोड़ी पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो वो ये है कि जो स्टैंड अलोन डेट है उसमें से 3.7 बिलियन लास्ट 2 ईयर्स में कम कर डीलेवरेज करा है, यानी कि जो बोरिंग्स के ऊपर डिपेंडेंसी थी उसको कम किया है। वही 4 बिलियन जो डेट था उसको रीप्रोफाइल्ड किया गया है, स्मूथन किया गया है एलएम यानी लाइबिलिटी मैनेजमेंट एक्सरसाइज के थ्रू। तो इसमें क्या किया है इन्होंने कि जो पुराने डेट थे जिनकी मैच्योरिटी नज़दीक थी, तो नए बॉन्ड्स इशू किए उनको पे करने के लिए, और उनको कम से कम इंटरेस्ट पे करने की जो है इशू करने की कोशिश करी गई है। तो हालाँकि कंपनी पूरी कोशिश कर रही है अपना डेट कम करने की, बट स्टिल इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है जो कि कम करेगी। तो सबसे पहले वो ध्यान देगी अपनी पेरेंट कंपनी वेदांत रिसोर्सेज़ के ऊपर, क्योंकि उनका जो डेट है उसको कम करने के लिए तो सब्सिडीज़ को एक्सप्लोइट किया गया है। तो सब्सिडीज़ का नंबर तो बाद में आएगा, तो ये दिक्कत है हिंदुस्तान ज़िंक के ऊपर। वहीं इसके पीएर्स की बात करते हैं, तो देखिए इसके पीएर्स में सबसे ज़्यादा डेट है इनके ऊपर 1.83 का डेट है, जबकि इनके बाकी जो पीएर्स है वो सभी डेट फ्री है ऑलमोस्ट। और वहीं वेदांत लिमिटेड के पीएर्स को देखते हैं तो इनके ऊपर है 2.13 का डेट, और बाकी जो पीएर्स है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है सभी पीएर्स इनके। तो इस हिसाब से ये कंपनी जो है मुझे कोई खास अच्छी नहीं लग रही लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब तक इनका डेट का जो इशू है वो सॉल्व नहीं होता है, देखिए जो कंपनी के इस यहाँ पे देखिए कंपनी के ऑपरेटिव ऑपरेटिव प्रॉफिट बढ़ रही है, सेल्स भी लगातार ग्रो हो रही है, बट जो है नेट प्रॉफिट था वो प्रॉफिट आ नहीं पा रहा है, बिकॉज़ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, 647 करोड़ का डेप्रिसिएशन था जो कि अभी 2024 में 3,466 करोड़ का हुआ है। इंटरेस्ट 955 करोड़ का पे किया है, हाईएस्ट इंटरेस्ट पे किया है। क्वार्टरली बेसिस पे भी आप देखते हैं तो 319 करोड़ का इस बार इंटरेस्ट पे किया है, जो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। तो जब तक कंपनी का डेट का इशू सॉल्व नहीं हो सकता है, तब तक आप इस स्टॉक से लॉन्ग टर्म के लिए तो एटलीस्ट दूर रहिए, वरना आप जो है ये कंपनी डेट ट्रैप में फँस सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं स्टॉक को, तो ये जो कंसोलिडेशन ज़ोन है इसके ऊपर निकल जाने दीजिए, देन हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि ये स्टॉक इसके नीचे गिरेगा कि नहीं। अगर इसके नीचे गिरेगा तो जैसे मेटल स्टॉक है तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी रहता है, तो हो सकता है कि जो मंथली लेवल था 332 वहाँ तक आ जाए। इसके ऊपर निकलेगा देन हम इस स्टॉक को जो है बाय करने की सोच सकते हैं। बट वहाँ पे भी कंसर्न ये रहेगा कि अगर गवर्नमेंट ने और ज़्यादा आगे स्टेक सेल करने का अनाउंस किया, तो जैसे यहाँ पे गिरावट रही थी, तो आगे भी गिरावट हो सकती है अगर गवर्नमेंट ने दोबारा स्टेक सेल करने की अनाउंसमेंट करी तो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे भी स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा था, बट ब्रेकआउट देते-देते घूम गया क्योंकि स्टेक सेल की अनाउंसमेंट हो गई। तो इसको बाय करेंगे अगर आप, तो इस ज़ोन के ऊपर निकलने के बाद बाय करना है, और जो टारगेट रखेंगे वो यहाँ पे अपना रखेंगे। और यहाँ पे इसने थोड़ा एम पैटर्न जैसा फॉर्मेशन किया है, तो जो हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट वो रहेगा 715 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, 2,14,266 करोड़ का मार्केट कैप है, पी 24 का है, इंडस्ट्री पी 38 का है। तो पी जो है वो कम है इंडस्ट्री पी से। आरओसी 46% का एंड आरओई 55% का है, तो रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न्स अच्छे हैं, तो देखिए इसके पहले रिटर्न्स थे 2014 से ही देख लेते हैं, 20% के समथिंग यहाँ पे रिटर्न्स रहते थे पहले। अभी 50% के आसपास आरओसी हो गया है। तो आरओसी जो होता है वो ऑपरेटिव प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, तो ऑपरेटिव प्रॉफिट नो डाउट बढ़ा है क्योंकि सेल्स भी बढ़ी है, बट वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तक तो आया ही नहीं ना। तो जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में ही पैसा मोस्टली इनका जा रहा है, तो ये थोड़ा कंसर्न की बात है। इनका जो मिडल पी है वो 14.9 का है, और अभी इसने हाई लगाया था 40 का, एंड इंडस्ट्री पी से अपने काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, और अपने जो इनका मिडल पी है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है थोड़ा। और वहीं पीएस की बात करते हैं, तो
डेट है काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर 1.83 का। बुक वैल्यू भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है 228 की, बिकॉज जो रिजर्व्स एंड कैश है वो सभी जो है डिविडेंड पे करने में, डेट पे करने में यूज़ हो गया है, इस वजह से इनकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर जो रिजल्ट रहे वो काफ़ी अच्छे रहे। सेल्स डबल डिजिट में ग्रो हुई है, 21% सेल्स ग्रोथ रही। वहीं मार्जिन 46 से बढ़ के 50% हुआ और नेट प्रॉफिट 1737 से बढ़ के 2298 करोड़ हुए। और ईयरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो देखिए 2024 में काफ़ी कम सेल्स रही, 15% की सेल्स कम हुई। एंड जो इनका ओपीएम है, ये एक अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कंपनी का जो मार्जिन रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। हमेशा से इनका मार्जिन 50% के आसपास सस्टेन किया है, काफ़ी अच्छा मार्जिन है। बट इनका नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो कंपनी में इवेंचुअली कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि 2014 में 6,900 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, वो अभी 2024 में 7,700 करोड़ के लिए 10 साल में भी जो है कंपनी ने बहुत कम जो है ग्रोथ कर पाई है, ऑलमोस्ट ना के बराबर फ्लैट ग्रोथ है। तो ऊपर से जो नेट प्रॉफिट्स है वो फ्लैट है, और जो अब जो प्रॉफिट्स है उसको भी यूज़ कर रही है डेट पे करने में, है ना। और डिविडेंड पे आउट कंपनी कर रही है अच्छा खासा, आगे भी कर सकती है। तो डिविडेंड के लिए आपको अगर कोई स्टॉक चाहिए तो इसे देख सकते हैं, बट मुझे डिविडेंड पे आउट स्टॉक्स पसंद नहीं है, क्योंकि जो कंपनी है वो उस पैसे को अपने री इन्वेस्टमेंट में ग्रो जो है लगा सकती है उस पैसे को। आगे जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसके डेट को पे करने के लिए हो सकता है आगे भी ये डिविडेंड देते रहेंगे। और बैलेंस शीट की बात हम कर चुके हैं, अब रेशियोज़ की भी बात कर चुके हैं कि क्यों उनका आरओसी इतना बड़ा हुआ है। वहीं इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स है 63.42%, एफआईआई 1%। पिछली बार से थोड़े ग्रो कम थोड़े बढ़ाया है स्टिल। और डीएसटी भी थोड़ा सा स्टिल बढ़ाया है, 3% से बढ़ा के 3.12% किया है। पब्लिक ने 1.7 से बढ़ा के 2.9 किया है। और तो ये जो ओ एफ एस पे स्टेक सेल किया गया था प्रोमोटर्स और गवर्नमेंट के द्वारा, ये सभी ने थोड़ा थोड़ा स्टेक बाई किया हुआ है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है हिंदुस्तान कॉपर। तो हिंदुस्तान कॉपर जो है ये, इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है 2010 में 658 का, और यहाँ से बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है। और इतनी गिरावट के बाद में फिर इसने काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, और इस कंसोलिडेशन को 10 साल बाद ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, फिर रिटेस्ट भी किया वापस, और अभी दोबारा ब्रेकआउट दिया है। तो इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे हाई लगाया है। तो अभी के लिए देखिए इसका जो स्ट्रक्चर एक ऐसा है कि पहले बेरिश ट्रेंड रहा, फिर कंसोलिडेशन का फेज रहा, और कंसोलिडेशन फेज में मोमेंटम बिल्डअप हुआ, जिसको अभी इसने ब्रेकआउट दिया है। और अभी के लिए ये स्ट्रक्चर इसका जो है वो बुलिश ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लो नहीं बनाया है अभी तक। तो जब तक कोई लो नहीं बनाएगा या फिर उस लो को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक के लिए इसका स्ट्रक्चर बुलिश है। यहाँ पे इसने जो है ब्रेकआउट करके हाई लगाया, फिर यहाँ पे सेकेंड हाई लगाया है। इसको रिमूव करते हैं तो अगर आप देखिए मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो इसमें जो पोटेंशियल है स्टॉक पे रिटर्न देने का वो काफ़ी अच्छा है। अभी इसकी रैली जो है ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी रैली कंटिन्यू रह सकती है, और लाइफ टाइम हाई तक भी जा सकता है, 657 तक जाने का इस स्टॉक में पोटेंशियल है। तो वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, और अभी जो 260 पे सपोर्ट लेके 283 का अभी प्राइस चल रहा है। डेली चार्ट पे देखते हैं तो स्टॉक ने जो रैली दिखाई है, तो यहाँ पे इसने हाई लगाया, फिर यहाँ पे इसने डबल टॉप बना के गिरावट रही है। देन इलेक्शन डे की गिरावट रही है 4 जून को। फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो एक बड़ी सी कैंडल बनी है, यहाँ पे 370 का इसने हाई लगाया, और लो लगाया था उस दिन 277 का। तो यहाँ पे बीच में स्टॉक कंसिडरेट कर रहा था, इस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 348 का सपोर्ट है, तो यहाँ पे देखिए इतने इस कैंडल के बीच भी सपोर्ट कर रहा जो है स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। फिर यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, और ब्रेकडाउन के बाद में वीकली चार्ट पे इधर सपोर्ट भी ले रहा है अभी। तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले ले और ये ब्रेकडाउन आगे कंटिन्यू ना रहे। तो यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है अभी, और जो है ऊपर जाएगा। तो हमारा टारगेट जो रहेगा वो फर्स्ट टारगेट 348 का रहेगा, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो लाइफ टाइम हाई पे, जो यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया था। तो 400 का जो है हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। मिड कैप कंपनी है, 27,521 करोड़ का मार्केट कैप है। पी 68 का है, इंडस्ट्री पी 38 का है। पी से काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूशन पे चल रहा है। आर ओ सी 18% का है, आर ओ ई 13% का है, और डेट फ्री कंपनी है, 0.04 डेट है। बुक वैल्यू 11.4 की है। जो हिंदुस्तान कॉपर है, इनके पास इंडिया की 80% कॉपर रिजर्व है, और जो इंडिया का कॉपर रिजर्व है ग्लोबली वो 2.5% है। काफ़ी ज़्यादा कम है आई नो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। बट ये जो रिजर्व है, तो आगे चल के जो कॉपर का यूज़ होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जो है नॉर्मल व्हीकल्स के पेट्रोल व्हीकल्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़्यादा यूज़ होता है कॉपर का।
तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड इंडिया में ज़्यादा बढ़ेगी, तो डोमेस्टिकली जो कॉपर की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय में। एंड जो कंपनीज़ सबसे लोएस्ट प्राइस पे कॉपर को सेल कर पाएगी, बिकॉज़ कॉपर में ज़्यादा मार्जिन नहीं बच पाता है, तो सबसे लोएस्ट प्राइस पे जो कंपनी सेल कर पाएगी वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी। एंड हिंदुस्तान कॉपर के पास जो है काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स भी है कॉपर्स के। वहीं पीई की बात करेंगे तो पीई काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, मिडल पी 52 का है, हाईएस्ट पी अभी इसने लगाया था 124 का। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थी तो प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी। देन अभी पी जो चल रहा है वो 68 का चल रहा है। तो इस कंपनी के खुद के पी से देखते हैं तो काफ़ी कम पी है अभी। और रिजल्ट्स की बात करेंगे तो इस क्वार्टर की जो सेल्स रही वो काफ़ी अच्छी रही, 35% की सेल्स ग्रोथ रही, 518 करोड़ की सेल्स रही। लास्ट ईयर 381 करोड़ की सेल्स थी। और वहीं मार्जिन पे थोड़ा कम हुआ है, 32 से घट के 29% मार्जिन हुआ है। और नेट प्रॉफिट 61 से बढ़ के 102 करोड़ हुआ है। एंड सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली इस बार। जर्नल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले अगर हम डिकेड से देखते हैं, 2014 में 1400 करोड़ की सेल्स थी, 2024 में 1700 करोड़ की सेल्स है। तो अभी तक तो सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं रही है, बट आने वाले फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि कॉपर की डिमांड अगर बढ़ेगी तो इस कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और टीटीएम में भी आप देखिए 1976 करोड़ की सेल्स है। तो जैसे हिंदुस्तान ज़िंक की सेल्स में ग्रोथ थी बट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं थी, तो यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर की सेल्स ग्रोथ रही है। डेट फ्री कंपनी है भले ही, पर सेल्स ग्रोथ रही है। एंड अगर हम जो प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो वो भी देखिए 10 साल पहले जितनी है। बट आने वाले समय में हमें देख रहे हैं कि कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, तो इसके जो है प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। टीटीएम पे 402 करोड़ के प्रॉफिट्स है। 2020 में लॉस भी हुआ था कंपनी को 569 करोड़ का। फिर जो कि लॉस हुआ था तो उस लॉस को आगे कैरी करके थोड़ी टैक्स क्रेडिट के साथ 110 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट है। 26% का टैक्स क्रेडिट है, यहाँ पे 2% टैक्स पे करना पड़ा ओनली, बिकॉज जो यहाँ पे 43% का टैक्स क्रेडिट रहा दिसंबर 2021 में। तो इनके जो प्रॉफिट्स रहे वो उस टाइम पे 374 करोड़ के रहे। उसके बाद हम देखते हैं तो 2023 और 24 में रेगुलर टैक्स पे करना शुरू किया है। और इस रेगुलर टैक्स पे करने के बाद अभी प्रॉफिट 295 करोड़ के रहे दोनों साल। एंड आने वाले समय में अगर इसी तरह से अभी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आ चुकी है, अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और कॉपर की डिमांड बढ़ती है, देन इस स्टॉक पे काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रहेगा। और मंथली चार्ट पे भी जैसा आपने देखा है कि इस स्टॉक में गिरावट बहुत ज़्यादा रही थी, तो ये तेज़ी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी इस स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग में था। इस स्टॉक का ब्रेकआउट काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो रिजर्व्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। 1924 करोड़ की रिजर्व है और बोरिंग्स बिल्कुल कम कर दी है, 1564 हो गई थी 2020 में जब इनको लॉस हुआ था। तो और अभी बोरिंग्स सिर्फ 92 करोड़ की है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। और रेशियोज की बात करेंगे तो 18% का आरओसी रहा है लास्ट 3 ईयर्स से। उससे पहले 26%, 24%, तो 20% के ऊपर आरओसी रहता था पहले। उसके बाद कम हुआ है बहुत ज़्यादा। देन लॉस हुआ कंपनी को। अभी के लिए आरओसी जो है अच्छा है, 18% से ऊपर तक जाता है, 20% से ऊपर, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर्स में 66% प्रोमोटर्स है, एफआईआई 3% है, यूआईआई 9% है, पब्लिक 21% है। तो पब्लिक का स्टेक जो है वो बढ़ा हुआ है और एफआईआई ने थोड़ा स्टेक बढ़ाया है, तो वही डीआईएस ने घटाया हुआ है। तो कभी एफआईआई बाय करते हैं, कभी डीआईएस सेल करते हैं, कभी डीआईएस बुलिश होते हैं तो कभी एफआईआई बेरिश होते हैं। एंड टिकर टेप पे दिखते हैं कितनी होल्डिंग है। तो टिकर टेप पे पब्लिक होल्डिंग है अभी 14.7%, तो ठीक ठाक पब्लिक होल्डिंग है। एंड एफ आई एस डी एस दोनों के पास ही स्टेक है काफ़ी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है या किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।